हेलो दोस्तों, मैं शशांक आपका स्वागत करता हूं माई पाठशाला डिफेंस में। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि पिछले वीडियो में मैंने आपको अग्निवीर के बारे में बताया था। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि ये जो अग्नि वायु आया है उसमें किस तरीके से क्या पैटर्न है उसका और कैसे आपको उसकी तैयारी करनी है। तो चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो आपको पता है कि नोटिफिकेशन आ चुका है अग्निवीर वायु का। ये 01/2023 का है पर आया 2022 में है। तो यहाँ पर जो सबसे खास चीज़ है वो आपको ये समझनी है कि जो पिछली बार का जो परिवर्तन था जिसमें आपको 23 साल आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल गया था बहुत से लोगों को, क्योंकि इसकी मिनिमम एज 21 साल होती थी, पर पिछली बार इसको 23 साल कर दिया गया था। दोबारा से इसको उठाकर वापस से 21 साल कर दिया गया। तो ये एक बहुत ही बड़ा परिवर्तन है इस बार के नोटिफिकेशन में। दूसरी चीज अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर जो डेट ऑफ बर्थ का जो खेल खेला गया है उसमें भी बहुत सारी चीजें आपको जाननी है। तो चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको इसमें ये जानना होगा कि इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से शुरू हो रहा है। तो मैंने पहले भी बताया है, आज भी बता रहा हूं क्या कि ये जो शुरू होना है ये होना है आपका 7 नवंबर से 23 नवंबर तक चलेगा। 7 नवंबर से शुरू होगा और 23 नवंबर तक चलेगा। ठीक है, इसके बाद इसका ऑनलाइन फॉर्म जो है वो आ चुका है और उसके बाद 18 जनवरी से लेकर 24 जनवरी तक इनके एग्जाम चलेंगे। ऑनलाइन एग्जाम्स होते हैं ये, जैसे कि आपको पता ही है, और इसका तुरंत ही रिजल्ट भी आता है। और गुप्त सूत्रों से पता चला है कि इसका जो फेज 2 होगा वो आपका फरवरी में होगा। फरवरी में कौन सा होगा, कब होगा, उसके बारे में हम लोग आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। पर ये कुछ चीजें हैं जो आपको पता होना ही है, क्योंकि इस बार याद रखिएगा जैसे कि पिछली बार जो जितना डिले हुआ था अब वो डिले नहीं होगा। इस बार बहुत तेजी से काम चलने वाला है। तो बात आती है कि क्या है सर डीओबी का ये झोलझाल। तो डीओबी का जो झोलझाल है वो बहुत ही खास है। पहले क्या था, पहले की 2023 जो पिछला जो आया था नोटिफिकेशन उसमें आपका 23 साल तक का हिसाब बना दिया गया था, पर इस बार इसमें जो डेट ऑफ बर्थ दी है वो है 27 जून। बहुत ही खास है, 27 जून 2022 से लेकर 27 दिसंबर 2005। मतलब कहने का क्या हुआ कि ये जो बोथ जो डेट्स हैं वो इंक्लूसिव हैं, मतलब इसको जोड़ा जा सकता है। तो अगर कोई भी बंदा 27 दिसंबर 2005 से पहले का जन्मा है तो वो इसमें भाग नहीं ले सकता। बहुत से बच्चों को लग रहा था कि जैसे 1999 पिछली बार इस्तेमाल किया गया था तो इस बार शायद 2000 या 2001 हो जाएगा। नहीं है इस बार। तो इसका मतलब ये है कंपटीशन पिछली बार से काफी कम हो गया है। और कंपटीशन कम हुआ तो भाई सीधी सी बात है आपके सिलेक्शन होने के चांसेस ज्यादा बढ़ चुके हैं। और ये याद रखिएगा ये जो 4 साल की नौकरी है इसमें बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। तो ये मत समझिएगा अरे सिर्फ 4 साल की नौकरी है ना, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, लाइफ इंश्योरेंस मिलेगा, लीव्स मिलेंगी, पैसा मिलेगा, सेवानिधि फंड के साथ साथ गवर्नमेंट भी आपको फंड देगा और आपको एक अच्छा खासा अमाउंट भी मिलेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये इस साल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछली बार की तरह पिछली बार से अगर देखा जाए तो पिछली बार से कंपटीशन इस बार कम है। ठीक है, चलिए तो बात आती है कि सर एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या क्या चाहिए इसमें। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन को अगर देखा जाए तो यहाँ पर दोनों स्ट्रीम के बच्चे जो हैं वो ले सकते हैं। जिन्होंने साइंस ली है वो भी ले सकते हैं और जिन्होंने साइंस नहीं ली है वो भी इसमें पार्ट ले सकते हैं। पर यहाँ पर इसका जो कैटेगराइजेशन किया गया है वो साइंस सब्जेक्ट्स और अदर देन साइंस सब्जेक्ट किया गया है। ठीक है, अदर देन साइंस सब्जेक्ट किया गया है। साइंस सब्जेक्ट्स में क्या क्या चाहिए आपको, मैथमेटिक्स चाहिए, फिजिक्स चाहिए और इंग्लिश चाहिए। और सबसे खास बात है आपका 12वीं जो है वो अपेयरिंग नहीं वो पास होना चाहिए। अपेयरिंग नहीं वो पास होना चाहिए। और ऐसा ही कुछ आपका अदर देन साइंस सब्जेक्ट में है 10+2 जो है वो आपका पास होना चाहिए। सब्जेक्ट्स कौन कौन से होंगे, एनी सब्जेक्ट विथ द इंग्लिश, मतलब आपके मैथ्स फिजिक्स नहीं भी हैं तो भी कोई चले तो भी चलेगा, अगर आपका बस इंग्लिश होना ही होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें जो सिलेबस होता है अगर बात की जाए तो किस तरीके से ये सीबीटी पैटर्न आने वाला है। तो इसका सीबीटी पैटर्न फेज 1 और फेज 2 में होगा। तो फेज 1 जो है वो जनवरी में है जैसे कि आपको मैंने पहले बताया, और इसमें साइंस स्ट्रीम के लिए जो है वो है इंग्लिश और अदर देन साइंस स्ट्रीम के लिए भी इंग्लिश है। इसका मतलब है कि इंग्लिश तो कॉमन होने वाला है। ठीक है, इंग्लिश तो कॉमन होने वाला है और क्वेश्चन आने वाले हैं 20 और टाइम मिलने वाला है 20 मिनट।
बहुत ही इंपॉर्टेंट, 20 घंटे नहीं है ये, ठीक है, 20 मिनट है और 20 क्वेश्चन 20 मिनट। इसका मतलब ये है अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं अग्निवायु में तो आपके पास अंग्रेजी में अच्छी कमांड होनी ही होनी चाहिए। उसके बाद अगर आप जा रहे हैं साइंस सब्जेक्ट्स के लिए तो मैथमेटिक्स और फिजिक्स के 25-25 क्वेश्चन आने वाले हैं जिसमें आपको 20-20 मिनट मिलेंगे। और अगर आप अदर दिन साइंस सब्जेक्ट में जाते हैं तो रागा में आता है आपका रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस जिसमें जीएस आती है, ठीक है, उसके आएंगे क्वेश्चन आपके 30 और मिनट होंगे 25। अब कुछ लोग बोलेंगे सर दोनों देना चाहते हैं तो दोनों भी आप दे सकते हैं, उसमें इंग्लिश कॉमन हो जाएगी और टोटल आपका पेपर हो जाएगा 85 मिनट्स का, ठीक है। ये हो गया 60 मिनट का पेपर, ये हो गया आपका 45 मिनट का पेपर। अगर आप दोनों पेपर देना चाहते हैं तो 85 मिनट्स का पेपर होगा और याद रखिए उसमें इंग्लिश कॉमन हो जाएगी। तो आपके पास 25 क्वेश्चन होंगे मैथ्स के, 25 क्वेश्चन होंगे फिजिक्स के, 20 क्वेश्चन होंगे इंग्लिश के और 30 क्वेश्चन होंगे रागा के। तो कितने हो गए? 100 क्वेश्चन हो गए टोटल पूरे, ठीक है। तो 100 क्वेश्चन 85 मिनट्स। या फिर रागा देना, अगर आप अदर देन साइंस देना चाहते हैं तो आपके पास हो गए टोटल कितने? 45 मिनट 50 क्वेश्चन। और अगर साइंस देना चाहते हैं तो आपके हो गए कितने? 50 60 70 क्वेश्चन 60 मिनट, ठीक है। आया समझ में? चलिए अब बात आती है कि सर क्या इसमें निगेटिव मार्किंग है? हाँ भाई, इसमें निगेटिव मार्किंग है और एक बहुत ही बड़ा बदलाव इस बार किया गया है। जैसे कि आपको पता है कि पिछले 5 सालों में अग्निवीर, या कह सकते हैं पिछले 5 सालों में जो डिफेंस से रिलेटेड जो एक देश भावना जो जगी है ना लोगों में, खासकर 12th पास वाले बच्चों में, उससे कंपटीशन का लेवल बहुत ऊपर हो चुका है। और इसीलिए इस बार नॉर्मलाइजेशन करने की बात की गई है। क्योंकि ऐसा होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि जब आप पेपर देते हैं तो किसी शिफ्ट का पेपर ज़्यादा अच्छा आ जाता है, किसी शिफ्ट का पेपर कम अच्छा आता है या कम कठिन आता है, तो बच्चों में कोई भेदभाव ना रहे, इसीलिए नॉर्मलाइजेशन की नई तकनीक इस बार इसमें इस्तेमाल की गई और ये बहुत बड़ा बदलाव है। तो आपको करना क्या है? आपको अपनी शिफ्ट में अच्छा से अच्छा करना है। नॉर्मलाइजेशन से बहुत बार ऐसा भी होता है कि आपको हानि हो जाती है, पर कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको लाभ भी हो जाए। तो करना क्या है? टेंशन नहीं लेना दूसरे शिफ्ट के लिए, करना बस इतना है कि अपनी शिफ्ट में अच्छे से अच्छे पेपर को देना है। तो क्या सबसे बड़ा बदलाव हुआ है? वो आया है नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन आ चुका है। और नॉर्मलाइजेशन की किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन होगा वो जो आपका आयोग है वही बताएगा। उन्होंने अपनी एक पूरा मैथमेटिकल फॉर्मूला लगाया हुआ है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप भी नॉर्मलाइज कर सकते हैं अपने मार्क्स को। रॉ मार्क्स इसमें अभी भी इंपॉर्टेंट होंगे। इसके बाद नेगेटिव मार्किंग अगर पूछी जाए तो नेगेटिव मार्किंग 1/4 रहेगी 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है। और सबसे खास बात जो हमेशा ही रहता है, हर बंदे को हर एक पेपर में इंडिविजुअली इसको क्वालिफाई करना जरूरी है। मान लेते हैं कि आप इंग्लिश में क्वालिफाई नहीं कर पाए, आपने मैथ्स में फोड़ दिया और आपने फिजिक्स में फोड़ दिया, नहीं सिलेक्शन होगा। रागा में बहुत अच्छे नंबर ले आए, इंग्लिश में नहीं ला पाए, नहीं होगा सिलेक्शन। इंग्लिश में ले आए, फिजिक्स में रह गए, नहीं होगा सिलेक्शन। इंडिविजुअल हर एक पेपर में, जो 3 पेपर है या रागा प्लस इंग्लिश है, उन दोनों में आपको इंडिविजुअली कट ऑफ क्लियर करना होगा, ठीक है। आ रहा है समझ में? चलिए, तो ये सारी जानकारी थी जो आपको मिलनी चाहिए थी, जो मुझे लग रहा था कि आपको देना है। अब याद रखिएगा, मैं जो नेक्स्ट वीडियो लेकर आने वाला हूं उसमें जो फिजिकल ट्रेनिंग है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जो सबसे बड़ा बदलाव अभी इस वाले अग्निवायु में हुआ है वो ये है कि अब केवल और केवल इस रेस में लड़के नहीं, लड़कियां भी दौड़ेंगी। तो क्या क्या फिजिकल ग्राउंड्स हैं जिन जिन पर उनको रखा जाएगा, क्या लड़कों के फिजिकल ग्राउंड्स हैं और उसमें कितना आपको दौड़ लगानी है, कितने आपको चिनिंग करनी है, कितने डिप्स लगाने हैं, उन सब चीजों को मैं एक और वीडियो में पिरोऊंगा, लेकर आऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।